हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 हिंदी जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो 10 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी 100% पूछा जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न सबसे पहले आप देखो, इसमें पूछ रहा है कि किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। मतलब किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम बताना है। अब आप लोग एकांकीकार लेखक का नाम जानते हो या नहीं जानते हो, पहले आप लोग ये बता दो। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसे आपके बहुत ही प्रसिद्ध और एकांकीकार के जनक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, अब आप लोगों को यह है एक एकांकीकार लेखक। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को उनकी एकांकी भी बता देता हूं। आखिर इनकी जो प्रसिद्ध एकांकी है वो कौन सा है, तो वो है दीपदान, जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे दीपदान के बारे में। ठीक है, यानी कि राम कुमार वर्मा जी के बारे में, दीपदान के बारे में आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। ठीक है, आपको यह बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये किस विधा की रचना है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है, फिर आप इसकी विधा के बारे में जानो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, अब आप लोग इनके विधा के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो विधा है वो कौन सी है, तो वो जो है ना वो है आत्मकथा विधा पर। कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को यह भी समझ में आ गया आत्मकथा विधा पर। अब आप लोगों का यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आखिर क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, तो वो है हमारा आत्मकथा विधा की। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यह पूछ रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद जी के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके एक नाटक का नाम लिखना है। तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जब मैं आप लोगों को जीवन परिचय पढ़ा रहा था तो उनकी बहुत सारी रचनाएं बताई थी, लेकिन मैं कीर्तियां बताया था, नाटक विधा बताया था, ऐसे करके 2-3 हेडिंग्स बताए थे। अब आप लोगों को अगर नाटक पर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी की 2 प्रसिद्ध नाटक कौन कौन सी हैं, और जो कि आप लोगों का सेम ही है लगभग। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों का नाम बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट देख लो अगर आपको नहीं पता है। तो वो है आपका चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पहली नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, एंड दूसरा हमारा है स्कंदगुप्त। तो दोनों लगभग सेम ही लग रहे हैं, और चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये इनकी दोनों नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो जयशंकर प्रसाद जी का 2 नाटक कौन कौन से हैं, वो है हमारे चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यहां से आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दो। लिखा हुआ है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। देखो ये आपको विधा बताना है। ठीक है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। देखो कलम का सिपाही अगर आप लोगों को बुक में देखोगे तो वो किस विधा की रचना है, तो वो हमारा है जीवनी विधा का। तो ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 10 साल से लगातार आ रहे हैं। जीवनी विधा। ठीक है, जीवनी विधा की रचना है। तो अब यहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, आई होप कि नहीं होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं।
लिखा क्या है यहां आप लोग देखो, लिखा हुआ रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये प्रवृत्तियां क्या है और यहां हमारी जो विशेषताएं लिखी हुई है विशेषताओं ये क्या है। ये दोनों एक ही है बच्चा, चाहे आप उसको प्रवृत्ति कहो या उसे विशेषता कहो, ठीक है। तो रीति काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर प्रवृत्तियां हैं वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोग सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालना कि रीति काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग उनकी दो विशेषताएं देखेंगे, लेकिन आपकी बोर्ड एग्जाम में दो ही पूछेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो दो ही आएगा, लेकिन मैं आपको तीन बता देता हूं कि अगर आपको एक ना याद हो तो दूसरा तो याद हो, दूसरा ना याद हो तो तीसरा तो याद ही होगा। तो पहला हम लोग देखेंगे रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। क्या है? रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। एक विशेषता 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आप 2 लिखोगे, जैसे श्रृंगार रस की प्रधानता, देखो इसमें जो है ना रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता ज्यादा की गई है, तो इसलिए आप लोगों का ये दोनों हो गया। अब तीसरा है हमारा दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। जो दोहा है, समैया है, कवित्व है और छंद है, इन सब की प्रचुरता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया रीति काल के बारे में। अगर आपको रीति काल की जो विशेषताएं हैं वो समझ में आ गया ना, देखो ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज को थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा। विशेषता या प्रवृत्तियां समझ में आ गया, तब अब इसके बाद बोर्ड एग्जाम में रीति काल से संबंधित क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो अब आप लोगों को बताना है इसके लेखक कौन है, रीति काल के कवि या लेखक, कवि, ठीक है। कवि कौन है, कवि का बात करेंगे क्योंकि ये पद है। कवि कौन है, अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो रीति काल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अब उनकी रचनाओं का नाम भी बताएंगे, कवियों का नाम भी बताएंगे। देखो लिखा हुआ है कि रीति काल के प्रमुख कवि, या फिर इसे आप रीतिबद्ध कवि कह सकते हो। रीतिबद्ध का मतलब रीति काल के कवि, ठीक है। एवं उनकी रचनाएं, एवं उनकी रचनाएं। तो हम लोग देखेंगे जो रीति काल के या रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाओं का नाम। तो एक एक को समझो। पहला समझ लो आपका है मतीराम और दूसरा है बिहारी। देखो बिहारी और मतीराम जी जो है ना वो आपके रीति काल के कवि हैं, ठीक है। अब आप लोग यहां देखो उनके जो मतलब रचनाएं हैं वो है रसराज और मतीराम सतसई। अब सेम है बिहारी सतसई का बिहारी सतसई है, मतीराम सतसई का मतीराम सतसई है। बस इसमें एक और लिख देना, इसमें 700 दोहे हैं। किसमें? आपके जो बिहारी जी की रचना है वो है बिहारी सतसई और इसमें 700 दोहे हैं। बस ये दोनों आप लोगों को रचनाएं याद रखना है। तो यहां से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये 2 रचनाएं और ये 2 लेख कवि आपको याद हो गया। अगर आपको एक और याद करना है तो वो है भूषण जी, उनको भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस करना ध्यान से, सारा क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से क्योंकि ये सारे रिपीटेड हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूं, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताओं का नाम लिखो। दो विशेषता पूछे या प्रवृत्तियां पीछे, दोनों एक ही है। तो छायावाद युग की आपको विशेषताएं बतानी है 2, तो 2 विशेषताएं याद ही होगा। छायावाद युग काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट हमारा है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। क्या है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ये हमारी पहली विशेषता है, इसमें प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और दूसरा जो है हमारा वो है प्रकृति का मानवीकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। और तीसरा हमारा है, जो तीसरी विशेषता है यहाँ तीसरा समझना, वो है रहस्यवादी भावनाएं या रहस्यवादी भावना। अब छायावाद युग की आपको 3 विशेषता मैंने बता दिया। अगर आएगा बच्चा तो 2 ही पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैंने 3 बता दिया कि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, एक ना याद हो तो दो जो मैंने बताया एक्स्ट्रा वो तो याद हो। तो यहां से आपको छायावाद युग के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा हुआ है छायावाद युग की 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। मतलब जो छायावाद युग है उनके 2 कवि का नाम लिखो, छायावाद युग के 2 कवि का नाम और उनकी रचनाओं का नाम, ठीक है। तो एक एक को समझेंगे। सबसे पहले आप छायावाद युग के प्रवर्तक को समझ लो, जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है।
और महादेवी वर्मा जी भी आपकी छायावाद युग की कवि हैं। अब आप लोग पहले कवि याद कर लेना जो छायावाद युग के हैं, जैसे महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, वो है आपका रचनाएं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, आंसू, झरना, बहुत सारी रचनाएं हैं, तितली। तो वैसे मैं आपको वो रचना बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, कामायनी और आंसू, ये लिख देना, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो, जो भी याद है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, वो लिख देना, नो टेंशन, ठीक है। अब आप लोग महादेवी वर्मा जी का बहुत अच्छी रचना है यामा और दीपशिखा। क्या है? यामा और दीपशिखा। तो अब आप लोग यहाँ यामा और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी का याद रखना, और जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी और आंसू याद रखना, फिर आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का ये चीज बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगला समझो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखो। अब एक होता है प्रयोगवादी धारा और एक होता है प्रगतिवादी धारा, ठीक है। अब हम लोग प्रयोगवादी धारा की भी विशेषताएं देखेंगे, प्रगतिवादी युग की भी विशेषताएं देखेंगे, लेकिन अब हम लोग पहले प्रयोगवादी धारा के दो कवियों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम देखेंगे, ठीक है। तो प्रयोगवादी का नंबर फर्स्ट याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेयी, ठीक है। ये इनकी मतलब कवि है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेयी, या फिर शॉर्टकट में अज्ञेयी कह सकते हो। इनकी जो रचना है आंगन के पार द्वार, ये द्वार लिखा हुआ है, ये आपका फुल स्टॉप लगा, तो आंगन के पार द्वार इनकी रचना है। अगला है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की जो रचना है वो है कनुप्रिया, ठीक है। कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है, और ये आपके प्रयोगवादी धारा के दो कवि हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यन अज्ञेयी, और दूसरा है हमारा धर्मवीर भारती जी। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि और उनकी रचनाओं का नाम, ठीक है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 समझो, लिखा हुआ है कि प्रगतवादी युग की दो विशेषताओं का नाम लिखिए। जो प्रगतवादी युग है उनकी दो विशेषताओं का नाम बता। देखो प्रगतवादी युग की विशेषताएं थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा लेकिन आसान है। देखो यहां है प्रगतवादी युग की काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, जो इनकी मतलब काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है साम्यवादी विचारधारा, यानी कि जो साम्यवादी विचारधारा है। अब देखो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स से प्रभावित। क्या है? देखो एक होता है साम्यवादी विचारधारा। अब साम्यवादी विचारधारा जो है ना वो विशेषकर कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ दूसरा है विशेषता कि मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, ठीक है। मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, ये आपको समझ में आ गया। और तीसरा है छंदों के बंधन की उपेक्षा। क्या है बच्चा पार्टी? छंदों के बंधन की उपेक्षा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमारा है प्रगतवादी युग के बारे में। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि प्रयोगवादी युग की विशेषता है। तो प्रयोगवादी युग की विशेषता आसान है, जो कि प्रगतवादी युग से आसान है, बट आप लोगों को याद करना होगा। देखो प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उल्लेख में आप लोग उत्तर लिखना। जो प्रयोगवादी कविता है कि दो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मुंह। जो नवीन बिंब होता है नई नई बिंब का, और नवीन प्रतीकों का मुंह। और दूसरा हमारा है कुंठा एवं निराशा का स्वर। और तीसरा है मुक्तक शैली का प्रयोग। तो ये हमारा हो गया प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं। तो यहां से हम लोगों ने क्लास 10 हिंदी के 10 ऐसे क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड एग्जाम में 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, जितना क्वेश्चंस मैंने बताया है एक से लेकर आप एक एक क्वेश्चन को देख लो, नोट कर लो। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग एक एक क्वेश्चन को वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यहां आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।